Hello students, my name is Kumar, Assistant Professor in Chemistry at गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं बच्चों पिछली क्लास में हमने जूल थॉमसन गुणांक के बारे में पढ़ा था। म्यू जेटी म्यू जेटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, यानी कि स्थिर एंथैल्पी पर किसी गैस के दाब में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष इसके ताप में होने वाले परिवर्तन को हमने क्या कहा था बेटा? जूल थॉमसन गुणांक कहा था। ठीक है, क्या कहा था बच्चों? जूल थॉमसन गुणांक। यानी कि हम जानते हैं कि जो एंथैल्पी है वो किसका फलन होती है? टी और पी, और वहां से हमने डिफ्रेंशिएट करके इसका मान निकाला था, म्यूजेटी का मान निकाला था बच्चों, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन से, है ना। इस तरीके से हमने इसका मान पार्शियल डिफरेंशिएशन से, और हमारे पास जो म्यू जेटी की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी? -1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई थी, है ना। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे थे। फॉर आइडियल गैसेस के लिए म्यू जेटी का मान हमने निकाल लिया था बेटा पिछली क्लास में, और वो हमारे पास क्या आ गया था? वो हमारे पास वैल्यू आई थी उसकी ये वाली, म्यू जेटी इक्वल्स टू -1/Cp इंटू बी माइनस ट्वाइस ए अपॉन आर टी, और म्यू जेट इक्वल्स टू -1/Cp ट्वाइस ए अपॉन आर टी माइनस बी। ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई थी। फिर हमने इसके बाद जो है म्यू जेटी के मान, डिफरेंट मान किस तरह से डिपेंड करते हैं कि पी मान लीजिए कि डेल पी इक्वल्स टू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उससे क्या फ़र्क, उससे क्या हम पता लगा पाएंगे म्यू जेटी के डिफरेंट मान से। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि P2 माइनस P1 इक्वल्स टू डेल पी हो जाएगा, और ये अगर बराबर है नेगेटिव के तो वो किस तरह से म्यू जेटी के मान को प्रभावित करेगा। तो हम आज इसके आगे पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, अब केस फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ पे, और उसमें कहते हैं कि म्यू जेटी इक्वल्स टू पॉजिटिव, यानी कि म्यू जेटी इक्वल्स टू, हमने क्या कह दिया? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो डेल पी बराबर नेगेटिव है, मान लिया, शुरू से ही हमें पता है, क्योंकि P1 इज ग्रेटर देन P2, यही हमने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो यहाँ से हम यहाँ पर आ रहे हैं, और तो अब हम क्या कर रहे हैं? म्यू जेटी के पॉजिटिव होने के लिए डेल टी के मान को भी नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि T1 इज ग्रेटर देन T2 होना चाहिए, जो यह प्रदर्शित करता है कि जूल थॉमसन प्रभाव में प्रसार के दौरान गैस के ताप में कमी आती है। क्या आती है बेटा? कमी आती है, यही पढ़ा था हमने। अर्थात शीतलन प्रभाव ये प्रदर्शित करती है। इफ म्यू जेट इक्वल्स टू नेगेटिव देन डेल पी इक्वल्स टू नेगेटिव, है ना। डेल पी इक्वल्स टू पहले तो सही है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें म्यू जेटी को क्या लाना है बेटा? म्यू जेटी को हमें लाना है नेगेटिव। तो डेल पी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास? पहले से ही पता है हमें कि वो नेगेटिव है, और डेल टी को हमें पॉजिटिव लाना पड़ेगा, तभी म्यू जेट टी क्या आएगा? हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू पॉजिटिव हो गया, और T2 इज ग्रेटर देन T1। अब म्यू जेटी को नेगेटिव बनाए रखने के लिए डेल टी का मान जो है वो पॉजिटिव होगा, जो यह प्रदर्शित करता है कि गैस के ताप में वृद्धि होती है, अर्थात यह गैस क्या होती है? गर्म होती है। अब थर्ड केस आ गया, एक बार पॉजिटिव कर दिया म्यू जेटी को, जूल थॉमसन गुणांक को, एक बार जूल थॉमसन गुणांक को नेगेटिव कर दिया, और तीसरे केस में हम क्या करते हैं बेटा? म्यू जेटी को जीरो कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि म्यू जेटी इक्वल्स टू 1/Cp ट्वाइस ए अपॉन आर टी माइनस बी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 80 बराबर टी आई, यानी कि व्युत्क्रम ताप पर टी इन्वर्जन, टी बराबर टी आई, यानी कि टी इन्वर्जन। तो म्यू जेटी क्या हो जाएगा बेटा? ये जीरो हम मान रहे हैं, तो 1/Cp ट्वाइस ए अपॉन आर टी आई माइनस बी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ट्वाइस ए अपॉन आर टी इन्वर्जन,
टी आई मतलब इन्वर्जन बराबर बी। तो टी आई किसके बराबर हो गया हमारे पास, ट्वाइस ए अपॉन आर बी। टी आई किसके बराबर हो गया बच्चों, ट्वाइस ए अपॉन आर बी। अतः वह ताप जिस पर म्यू जे टी का मान शून्य हो जाता है, म्यू जे टी का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, अर्थात जिस ताप पर म्यू जे टी अपना चिन्ह परिवर्तित करता है, अथवा वह ताप जिसके ऊपर गैस गर्म हो जाती है एवं इसके नीचे गैस शीतलन प्रभाव प्रक्षित करती है, उस ताप को गैस का व्युत्क्रम ताप कहते हैं। या वह ताप ही क्या कहलाता है बच्चों, गैस का व्युत्क्रम ताप कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा पढ़ते हैं बेटा कि हमारे पास टी आई इक्वस टू ट्वाइस अपॉन आर भी आ गया, अर्थात वह ताप जहाँ पर म्यू जे टी का मान शून्य हो जाता है, अथवा जिस ताप पर म्यू जे टी अपना चिन्ह परिवर्तित करता है, तीन कंडीशन है, अथवा वह ताप जिसके ऊपर गैस गर्म हो जाती है। यानी कि ये एक सीमा है टेम्परेचर की, और इसके ऊपर क्या होगी, यहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे, यानी कि मतलब ठंडे से गर्म की तरफ चलेंगे तो यहाँ अवस्था परिवर्तित हो जाएगा, म्यू जे टी का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा बेटा, है ना। तो वह ताप जिसके ऊपर गैस गर्म हो जाती है एवं जिसके नीचे गैस का शीतलन प्रभाव प्रक्षित नहीं होता है, वह गैस का व्युत्क्रम ताप कहलाता है। यानी कि टी आई इक्वस टू ट्वाइस ए अपॉन आर बी, टी आई इक्वस टू ट्वाइस ए अपॉन आर बी हमारे पास ये आ जाएगा। अब डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान हम क्या करेंगे ठोस एवं द्रव के लिए, H बराबर E प्लस पी वी। एच बराबर क्या आ जाएगा, पी एच प्लस एच बराबर क्या आ जाएगा, E प्लस पी वी हमारे पास ये हम जा E प्लस पी वी हमारे पास ये आ गया है बच्चों, है ना। और इसका हम डिफरेंशिएट, बेटा जब भी ये इक्वेशन आएगी ना H बराबर E प्लस पी वी, तो इसका अधिकतम बार मतलब हमें ये 90% में इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो डेल एच बराबर डी ई प्लस पी डी वी प्लस पी डी पी ये हमारे पास आ जाएगी। और हम जानते हैं कि किसी भी तंत्र की एंथैल्पी ताप एवं दाब का फलन होती है, यानी कि H बराबर एफ ऑफ टी एंड पी। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डेल डी एच बराबर डेल एच अपॉन डेल टी एट पी कांस्टेंट प्रेशर डी टी, डेल एच अपॉन डेल पी एट टी कांस्टेंट टेम्परेचर, यह हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो, ये वाला जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा बेटा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो डी एच बराबर डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी, वो क्या हो जाएगा हमारे पास डी एच की वैल्यू आ जाएगी। अर्थात किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उसके ताप एवं आयतन का फलन होती है, हम जानते हैं, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं ये वाली बात, है ना। किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, उसका ताप व आयतन का फलन होती है, यानी ई बराबर फंक्शन ऑफ टी वी। अतः उपरोक्त का आंशिक अवकलन हम कर देते हैं, तो डी ई बराबर डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर डी टी इक्वस टू जीरो हो गया, बिल्कुल ये जीरो हो जाएगा। तो डी ई यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी के। अब उपरोक्त समीकरण के एल एच एस व आर एच एस को डेल पी डी पी से डिवाइड कर दो आप, तो ये हमारे पास डी ई अपॉन डी पी इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी अपॉन डी पी हमारे पास ये आ जाएगा। उपरोक्त पर स्थिर ताप की हम शर्त लगा देते हैं, तो डेल ई अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये स्थिर ताप की टेम्परेचर। तो डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मान निकलेंगे बेटा। डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसको हम इस साइड पे ले लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, है ना, इस तरीके से। और ये मान हम समीकरण 4 में रख देंगे। तो डी ई बराबर डेल ई अपॉन डेल पी
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी। और ये समीकरण 5 हम इसको कह देंगे। और अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इक्वेशन 3 एवं इक्वेशन 5 से डी एच डी ई के मान इक्वेशन 2 में हम रख देंगे। किस में रख देंगे? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट डी पी इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। ये आ जाएगा पी डॉट डी वी डॉट डी पी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल पी अपॉन डेल वी, ये हमारे पास आ जाएगा। और डेल वी अपॉन डेल पी और डेल वी अपॉन डेल पी, इस तरीके से हमारे पास ये माना जाएगा। उपरोक्त पर स्थिर ताप की शर्त हम लगा देते हैं। किसकी शर्त लगाएंगे? स्थिर ताप की। तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पूरे पे ही जहाँ जहाँ यानी कि यहाँ नहीं है तो यहाँ पर भी टेम्परेचर की शर्त ये वाली लग गई बेटा यहाँ पे, प्लस पी डॉट डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस वी हमारे पास ये आ जाएगा। अब यही हमें करना है कि डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये क्या आ गया? ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन डेल वी अपॉन डेल पी, और ये पूरी एक गुणा के रूप में हमारे पास आ जाएगी ठोस। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे? ठोस और द्रवों पर स्थिर ताप पर दाब आरोपित करने पर इनके आयतन में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? नगण्य होता है। क्या होता है बच्चों? नगण्य होता है। तो डेल वी अपॉन डेल पी लगभग बराबर 0 कर देंगे, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। तो ये लगभग बराबर ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये 0। तो डेल एच अपॉन डेल पी एट टी बराबर वी हमारे पास आ जाएगा। और यही मान क्या है? यही मान हमारे पास डेल एच अपॉन डेल पी एट टी बराबर वी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।